This program was brought to you by Shaigan Pharmaceuticals Private Limited. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज जिस मौजू बल्कि मौजूआत पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्पी के हामिल हैं। उसमें हम आर्थराइटिस या जोड़ों की सोजिश की अक़साम डिस्कस करेंगे। हड्डियों और जोड़ों में जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं किस वजह से होती हैं, क्या तरीका इलाज है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो हड्डी और जोड़ के अमराज में मुब्तला लोग हैं उनको क्या क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता उनको कोई चोट ना लग जाए और मसले ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। ख़ास तौर पर जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनमें अगर बाथरूम में गिर जाने का वज़ू के दौरान बड़ा एक आम एक्सीडेंट होता है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे और जिन एक्सपर्ट को आज हमने स्टूडियो में दावत दी है वो इस्लामाबाद के एक मुमताज़ आर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर सुमैर नसीम कुरैशी साहब, एसोसिएट कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर हैविंग मी। माय प्लेयर सर। अच्छा सर, हम 3 सेगमेंट होंगे इसके। पहले सेगमेंट में हम जोड़ों के मुख्तलिफ़ अक़साम की सोजिश होती है उसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरे में हम इन्फेक्शंस को, और थर्ड में हम फिर जो इंजरीज़ हो जाती हैं लोगों को ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक, तो बुनियादी चीज़ से स्टार्ट करते हैं सर कि अर्थराइटिस अवामुन्नास की आगाही के लिए बताइए कि बुनियादी तौर पे होता क्या है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में किस किस तरह के अर्थराइटिस आम तौर पे लोगों में देखने में आते हैं। ओके। अर्थराइटिस आम ज़बान में जोड़ों की सोजिश को कहा जाता है। ब्रॉडली अगर आप इसको क्लासीफाई करें तो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिजेनरेटिव और एक होते हैं इन्फ्लेमेटरी। आसान लफ्ज़ों में डिजेनरेटिव का मतलब है ऐसे अर्थराइटिस जो उम्र के साथ आते हों, और इन्फ्लेमेटरी का मतलब है जो सोजिश वाले हों, वो यूजुअली अर्ली एज पे आ जाते हैं। तो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस इज़ द मेन थिंग, और जो इसका ताल्लुक उम्र के साथ है। उम्र के साथ वो कहते हैं नहीं हर अरूज को ज़वाल है, तो जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती है तो उस सूरत में होता है डॉक्टर जी 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 डिजेनरेटिव है, तो एज के साथ होता है। दूसरा जो इन्फ्लेमेटरी है उसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है, जिसमें गाउट आ जाता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस आ जाता है, और एक और टर्म होती है सेप्टिक आर्थराइटिस। वो सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन जोड़ों की होती है, वो आ जाती है। तो ब्रॉडली कैटेगरी इसमें डिजेनरेटिव है और इन्फ्लेमेटरी है, और एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस भी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर 3 अक़साम के पेशेंट्स आपके पास आ गए ना। एक तो वो कि जो उम्र गुजरने के साथ साथ जोड़ों में वेयर एंड टेयर हो रही है, टूट फूट का अमल हो रहा है, उस सोजिश के साथ आपके पास आएंगे। दूसरे वो हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिश होगी, और तीसरी कैटेगरी जो इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट के अंदर सोजिश हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर हम उसमें एक हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसका आपने जिक्र किया, दूसरा हो गया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तीसरा गाउट। इन तीनों की वजूहात को अगर हम जानना चाहें, मज़ीद देखना चाहें, तो उसमें क्या वजूहात बनती हैं? देखिए, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, मैंने आपको बताया कि वो एज के साथ होता है, तो 40 के बाद वो शुरू होता है, और कुछ मरीज़ों को 50 पे अफेक्ट करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, और कुछ को 60 पे, कुछ को 70 पे, और कुछ को 80 पे अफेक्ट करता है। और जो इन्फ्लेमेटरी में रूमेटॉइड है, वो उसकी आपने काज पूछी, वो बंदे का इम्यून सिस्टम जो है ना मरीज़ का, वो उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। यानी कि कुदरत ने जो एक मुदाफ़ती निज़ाम हमारे जिस्म में हमारी हिफाजत के लिए रखा होता है, वो अगेंस्ट चला जाता है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। जी, वो वाला हिसाब है जी, अनफॉर्चुनेटली। और जो तीसरा आपने बताया है कि गाउट, वो यूरिक एसिड जो है लेवल्स बॉडी में, जी। वो किडनी का फंक्शन अगर प्रॉब्लम करे, अगर आपका जो है आप ज़्यादा गोश्त खाते हों, तो वो गाउट हो जाता है, जिसको गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। अच्छा, ये 3 बड़ी इकसाम हो गई। तो इसमें डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा कॉमन आपकी प्रैक्टिस में कौन से पेशेंट्स आते हैं? देखिए, कॉमन तो डिजेनरेटिव है, क्योंकि 40 के बाद ये शुरू हो जाता है, और बहुत बड़ा ग्रुप है मरीज़ों का जो डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के साथ ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में प्रेजेंट करता है। अच्छा, सबसे कॉमन फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। गाउट
और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो निस्बतन कम उसके अंदर वो रिलेटिवली लेस हैं, लेकिन ये है कि देखें हर एज के साथ हर बंदे ने बूढ़ा होना है, तो हर एक को ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होना ही है ना, रूमेटॉइड हो या ना हो। एग्जैक्टली तो इसलिए पूल जो है ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। अच्छा, इसमें अगर ओवरलैपिंग हो जाए डॉक्टर साहब, एक पेशेंट है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो आपने बताया कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम ही हमारे जोड़ों के खिलाफ काम करना जी, शुरू हो जाता जी, है। अब उस शख्स ने भी तो बूढ़ा होना है ना, जी जी जी। तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस फिर देखें वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उनको होगा ही होगा, लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस रैपिडली प्रोग्रेस करता है। तो अच्छा, अगर तेज़ी आप से बिगड़ता है। तेज़ी से बिगड़ता है, अगर आप उसको ओके। कंट्रोल ना करें तो वो डिजेनरेशन से पहले ही आपके जोड़ों को खा जाता है। तो यानी कि वो नौबत ही नहीं आती फिर वो स्टेज में पहुंच के वो जो चेंजेस आती हैं, हाँ, उससे पहले ही वो और चेंजेस जैसे आ आपने जाते हैं। फरमाया कि यंग एज ग्रुप में होता है, जी, तो बच्चे भी relative। इससे मुतासिर हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जी, बच्चे भी होते हैं अनफॉर्चुनेटली। उसमें जिसको कहते हैं जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बच्चों में होता है, और एडल्ट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। तो ये इम्यून सिस्टम है आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है और आपके जोड़ों को खाना शुरू कर देता है। इसकी अर्ली तशखीस और इलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सादा अल्फाज में अगर आपकी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इस तरह है कि 40 के बाद जो होने वाली जोड़ों की सोजिश है वो आम तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी। अगर आपको यंग एज में ही हो गया है, इट मीन्स कि वो हो सकता है कि गाउट की वजह से हो जी या फिर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। जी। लेकिन एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि 40 का आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, 40 पीक ऑफ द पेशेंट्स यू विल सी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अमल शुरू होगा, वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, उनको ऑन एंड ऑफ पेन्स होंगे। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसकी पीक होगी 40 पे। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स होंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के वो 40 के आसपास के होंगे, और और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे मुल्क खवातीन में तो पेशेंट आमतौर पे जब आता ही इस वक्त है जब पानी सर से गुजरने वाला हो, तो उस वक्त डॉक्टर के पास, एक्सपर्ट के पास आ रहा जी, होता है। बदकिस्मती उससे पहले तो वो लोग खुद भी मेडिकेशन लेते हैं, जी, पेन किलर बिल्कुल, लेकर बिल्कुल लेते हैं। गुजारा कर लेते हैं, या क्वैक्स के पास जाते हैं या जनरल फिजिशियंस के पास जी, जाते हैं, तो जी। आपके पास प्रेजेंट होते होते उसकी एज बढ़ी जाती होगी। जी जी, अनफॉर्चुनेट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इनको तीन मोटी इकसाम है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट, इनकी सिम्टोमेटोलॉजी अलामात की तरफ रोशनी डालिए कि हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि अगर इस तरह की अलामात हैं तो ये कौन सी किस्म का आर्थराइटिस हो सकता है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मरीज़ होता है ना, उसको जोड़ों में दर्द होता है, और मॉर्निंग में थोड़े से सख्त होते हैं जोड़, जो आधे घंटे के बाद ठीक हो जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, और मैंने आपको बताया एज के साथ होता है। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस तो होती है जो, लेकिन वो 30 मिनट से ज़्यादा की होती है। और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइडों को इन्वॉल्व करता है और बराबर। एक तरह करता है। जिस तरह हाथ की अगर जोड़ हैं छोटे छोटे, उनको अगर अगर वो अफेक्ट करेगा तो दोनों हाथों को करेगा और एक तरह के करेगा। और जो गाउटी आर्थराइटिस है उसमें यूजुअली जो पाँव के अंगूठे का जोड़ है, फर्स्ट एमटीपी उसको कहते हैं, उसमें सोजिश होगी, सुर्ख होगा, सोलन होगा, और उसमें टच करने से भी बहुत शदीद दर्द होगा। तो ये अलामात होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी मरीज़ को ये ब्रॉडली अलामात हैं तो उनको समझ जाना चाहिए कि उनको इस तरह के अमराज हो सकते हैं और उनको डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अच्छा, गाउट के केस में जो आपने बताया कि पाँव का जो अंगूठा होता है वहाँ पे वो सूजन भी हो जाती है, रेड भी हो जाता है, और वो हाथ लगाने पे दर्द भी कर रहा होता है, तो दोनों पाँव के अंगूठों में होता है या एक ही यूजुअली पाँव? एक में होता है सर, और दोनों में भी हो सकता है। दोनों में भी हो सकता है। जी, यूजुअली एक में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो तरीका इलाज है, पहले हम गाउट का और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ज़रा तरीका इलाज मैं आपसे ज़्यादा तफसीली डिस्कस करना चाहूँगा। तो इनका एक एक करके बताइएगा कि गाउट का अगर मरीज़ आपके पास आया है तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं और उसको तरीका इलाज क्या है? देखिए, गाउट में हम सबसे पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि ये गाउट ही है या कोई और चीज़ है। तो उसके लिए एक यूरिक एसिड लेवल्स करा लेते हैं। वो खून से होंगे सर? जी, ब्लड के होते हैं। ओके। दूसरा, हम एक एक्सरे करा लेते हैं जोड़ को देखने के लिए कि जोड़ को कितना नुकसान हुआ है, और सोजिश के मार्कर भी हम कराते हैं ताकि हम दूसरे आर्थराइटिस को भी एक्सक्लूड कर सकें। तो उसमें हम ब्लड काउंट कराते हैं, उसमें WBC काउंट देख लेते हैं, ESR को देख लेते हैं, CRP को देख लेते हैं। तो अगर यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा है और बाकी चीज़ें ठीक हैं या बराबर हैं, तो वो ये डायरेक्शन में जाता है कि ये गाउटी आर्थराइटिस है। उसमें पहली सिचुएशन ये है कि आप पहले इस सोजिश को कंट्रोल करें। तो सोजिश कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ देते हैं आप।
उसके बाद जब 2 हफ्ते के बाद मरीज़ को दोबारा देखते हैं, मरीज़ कंफर्टेबल हो जाता है, फिर आप उसके जो यूरिक एसिड लेवल्स हैं दोबारा रिपीट करते हैं देखने के लिए कि आप कैसे हैं। अगर अभी भी अलामत नहीं है यूरिक एसिड लेवल उसके बढ़े हुए, तो हम उसको यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयों पे डाल देते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है डाइटरी एडवाइस, वो भी देनी होती है। एक चार्ट देना होता है कि ये चीज़ें हैं आपने नहीं खानी, क्योंकि इन चीज़ों से गाउटी आर्थराइटिस के जो अटैक है वो बार बार होगा और उसकी असरात भी ज़्यादा होंगे। रेड मीट है जिस तरह, रेड लोबिया है जिस तरह, और इस तरह की चीज़ें हमने अपना चार्ट बनाया हुआ है और हम मरीज़ों को गाइड करते हैं इस तरीके से। इसका मतलब है छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, ये मरीज़ को परहेज़ करना पड़ता है। जी। लाल लोबिया और जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो खा सकता है मरीज़? जी, वो खा सकता है, वो खा सकता है, वो उसमें खा कुछ सकता है ममानियत तनासुब नहीं के है। साथ। और इसको ज़रा से रिड्यूस करना होता है। वाइट मीट, फ़िश हो गया या चिकन, वो खा सकता है? जी बिल्कुल खा सकता उससे गाउट नहीं बिगड़ेगा? है। जी अच्छा, एक तो हो गया खुराक का परहेज़ हो गया। जी दूसरा ये कि आपने यूरिक एसिड कम करने वाली अद्वियात शुरू करवाई जी और आमतौर पर 2 हफ्ते बाद फिर उसके लेवल्स दोबारा होते हैं, जी। और अगर वो नॉर्मल हो गए हैं तो फाइन। तो उसके हाँ। बाद उसको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना होता है या बस छोड़ दे वो? बदकिस्मती से अगर आपका लेवल ज़्यादा है और आपको फ्रीक्वेंटली ये प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत लंबे अरसे तक, मे बी लाइफ लॉन्ग, उनको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं गाउटी की। तो बेहतर यही है कि आप शुरू से ही अपना लाइफस्टाइल इस तरह का रखें कि आपको ये प्रॉब्लम ही ना हो। मतलब गोश्त भी एतदाल के साथ खा लेना। हर हमारी कौम चीज़ तो एतदाल के साथ। जो है वो बस गोश्त की तरफ जब कमर बांधती है तो हर जगह पर शादी की मेन्यू में उधर भी गोश्त होगा। हाँ जी खुदा ना किसी के घर फौतगी हो गई है, उधर भी जनाब वो गोश्त ही जी। बना होता है। अच्छा, इसमें ये तो हो गया सर गाउट का। अच्छा, ये जो अद्वियात आपने बताई हैं ये पाकिस्तान में बासानी दस्तयाब हैं और जी महंगी जी तो नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अद्वियात भी अवेलेबल हैं। आपका काम सिर्फ ये है कि किसी भी मुस्तनद डॉक्टर को आप चेक कराइए और अपना इलाज कराइए। अच्छा, अब हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ आ जाते हैं डॉक्टर साहब। उसमें हम क्या तरीके इलाज हमारे पास मौजूद है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सर जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरीज़ हैं, एक बच्चों की है JRA कहते हैं उसको, और एक एडल्ट्स की है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ज़्यादातर ख़वातीन को अफेक्ट करता है। बदकिस्मती से 40 पे पीक आती है पेशेंट्स की, और इसमें इम्यून सिस्टम है आपका जो जोड़ों के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो इसमें आपको डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स देनी पड़ती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को मास्क करती हैं और यानी कि प्रोटेक्ट करती उसकी हैं जो attack को। फालियत है या उसकी जो एक्टिविटी है उसको स्लो डाउन करती है उसको स्लो डाउन इम्यून सिस्टम की, इम्यून क्योंकि सिस्टम। वही खिलाफ काम कर रहा है तो उसको थोड़ा सा जी। डिप्रेस करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे कि आप कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिगर करती हैं उन अटैक्स को, उनसे आपने अवॉइड करना होता है। और रूमेटॉइड सिर्फ जोड़ों को नहीं अफेक्ट करता, बाकी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। अच्छा, ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है? सिस्टमिक डिसऑर्डर है, तो इसके लिए मेरा मशवरा होगा बेहतरीन कि आप ना रूमेटोलॉजिस्ट से मशवरा करें, बिकॉज ये एक फुल फ्लैश डिजीज़ है और वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे इसमें। अच्छा, इसमें जोड़ों का टेढ़ापन सर किस में देखने में आता है? उंगलियों के लोगों के मैंने कई दफ़ा देखा है कि उंगलियों के जोड़ टेढ़े हो जाते हैं। देखें, वो ज़्यादा कौन से टाइप के अर्थराइटिस में हमें देखने जोड़ों के टेढ़ापन आपको सब आर्थराइटिस में अल्टीमेटली मिलेगा, और जोड़ों का टेढ़ापन जब आ जाता है तो उस वक्त आर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। देखें, रूमेटॉइड में अर्ली होगा, बहुत तेज़ी से होगा, जोड़ ख़राब होंगे तो बहुत तेज़ी से ही टेढ़ापन शुरू हो जाएगा। जो पोडाग्रा है जिसमें आपने यूरिक एसिड की बात की, उसमें भी आपका जोड़ ख़राब हो जाता है फर्स्ट MTP। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी आपका जोड़ अल्टीमेटली ख़राब हो जाता है। तो प्रोग्रेसिवली वेयर एंड टेयर होता है। जोड़ों की 2 साइड्स होती हैं, एक राइट साइड या लेफ़्ट साइड, या अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड, कोई भी एक साइड अगर ज़्यादा अफेक्ट होगी तो उस साइड पे जोड़ मुड़ना शुरू कर देगा, तो वो टेढ़ापन शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है उनको करेक्ट करने के लिए। अच्छा, करेक्ट करने के बाद रिहैब मतलब किया जाता है उसका पेशेंट का, और फिर फिजियोथेरेपी वगैरह भी जी बिल्कुल होती उसका है। भी रोल है सर कोई? बहुत ज़्यादा रोल है, फिजियोथेरेपी का भी रोल है इसमें, रूमेटोलॉजिस्ट का भी रोल है इसमें, ऑर्थोपेडिक सर्जन का भी रोल है। राइट सर। जी नाज़रीन, डॉक्टर सुमैर नसीम कुरैशी साहब से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है। यहाँ वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर सुमेर, आप बताइएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में वैसे तो तमाम जोड़ ही मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि वेयर एंड टेयर या उनके टूट फूट का अमल तो पूरे जिस्म पे ही असरअंदाज हो रहा है ना, लेकिन ख़ास तौर पे ज़्यादा जॉइंट कौन से इसमें मुतासर होते हैं? ज़्यादा जॉइंट सर हिप और नी, और हमारी सोसाइटी में नी, बिकॉज हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है वो इस तरह का है कि हमारे नीज़ जो है ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हम स्क्वाट करते हैं, हम दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं, हम इंडियन टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं, और नमाज़ पढ़ते वक्त स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठते हैं। जी, तो हमारे यहाँ जो है ना, नी इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन मेजर जॉइंट जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अच्छा, वज़न का और ऑस्टियोआर्थराइटिस का आपने एक ताल्लुक बताया डॉक्टर साहब, वो भी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ज़्यादा वज़न होना वो किस तरीके से हमें जो है वो इसमें मुब्तला कर सकता है? ये एक मॉडिफाइबल फैक्टर है ना? जी, देखें, आपके जोड़ों ने आपका वज़न उठाना है, तो आपके जोड़ ज़्यादा लोड डालेंगे आप उन जोड़ों पे, तो वो ज़्यादा प्रेशर में आएंगे और ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे। यानी कि हमारे पूरे जिस्म का जो वज़न है जब हम खड़े होते हैं तो वो घुटनों के ऊपर होता है। वो हिप से नी में जाता है, और नी से एंकल में जाता है, और फुट में जाता है, और फिर ज़मीन पे जाता है। 50% राइट साइड से जाता है, 50% लेफ्ट साइड से जाता है। जैसे हमारे उंगलियों के जोड़ हैं, इसके ऊपर वज़न तो नहीं है बॉडी का जी। वज़न आपने जिस तरह बताया कि एक तो कूल्हे के जोड़, जी, दूसरा घुटने के, और के। तीसरा टखने का जोड़। जी। सारा वज़न इन 3 जोड़ों ने बर्दाश्त जी, करना है। जी। और अगर आप ओवरवेट हैं तो फिर ये सिचुएशन को वर्स कर देता है। एग्जैक्टली देखें, आप ज़्यादा लोड डालेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ओवरवेट मरीज़ को जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है और आप ओवरवेट भी हैं तो आपकी प्रॉब्लम वर्स हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपनी प्रॉब्लम को वर्स ना होने दें, आप वेट को कंट्रोल कर लें, उससे आपकी अलामात भी बेहतर हो जाएंगी। देखिए, जो डीजेनरेशन है ना, इसको हम रोक नहीं सकते, रोक तो नहीं सकते, देखें, लेकिन हम स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो स्लो डाउन करने के लिए ये है कि आप एक तो लोड को कम कीजिए, दूसरा आप अपने जोड़ों में स्ट्रेंथ लेकर आइए। तो स्ट्रेंथ के लिए आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, बेहतर। एग्जैक्टली। और वज़न का ताल्लुक जोड़ से वही हुआ फिर जो मैं समझ पाया हूँ डॉक्टर साहब कि एक 800 सीसी गाड़ी है, उसके ऊपर आप वो बनी हुई है 4 लोगों को कैरी करने के लिए कि नॉर्मल वेट डाला जाए, लेकिन अगर उसके ऊपर एक कंटेनर रख दिया जाए और मुस्तकिल रखा रहे तो उसके शॉक्स की पोजीशन फिर आपको पता क्या होगी। तो जोड़ों का भी यही निज़ाम होता है कि अगर आप हर वक्त से कि आपका 10 या 15 किलो वज़न ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वो एक्स्ट्रा वेट आप हर वक्त कैरी कर रहे हैं। जी, इसी तरह ही है ना सर? तो कुशन की आपने बात की, तो नेचर ने हमारे जोड़ों में सफ़ेद कुरकुरी हड्डी, अगर आपने कभी मुर्गी का जोड़ खोला हो, सफ़ेद कार्टिलेज होती है, तो हमारे जोड़ों में भी वो है, वो कुशन है ना। अच्छा, वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लफी सी होती है, तो बर्दाश्त करती है, कुशन का इफेक्ट देती है, तो वो शॉक्स को बर्दाश्त करती है। अब आप उस पर एक हद से ज़्यादा लोड डालना शुरू कर दें तो वो वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो जाएगा ना, जल्दी फिटिंग आउट हो जाएगी। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम इसके डायग्नोसिस की तरफ अगर आएँ तो पेशेंट में जिसमें आपको, वैसे तो आप जैसे एक्सपर्ट सर्जन जो है वो तो उसकी मरीज़ की हिस्ट्री से और उसकी अलामात से ही डायग्नोस कर लेता होगा कि जनाब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन फिर भी हम उसको कंफर्म करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करवाते हैं। जिस तरह गाउट में आपने बताया कि सीरम यूरिक एसिड लेवल होगा और दूसरे मार्कर्स होंगे, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखें, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन टॉप पे रहेंगे, सबसे टॉप पे रहेंगे हमेशा। अगर मरीज़ का वज़न ज़्यादा है तो फिर आपको समझ आ गया कि ये वजह ये बन रही है। जी, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हर बीमारी में मैंडेटरी हैं, उसके बगैर हम इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं जा सकते, क्योंकि डिफरेंशियल बनता है और उसके हिसाब से हमारी फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो जब हमें लग जाता है कि पता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ज़्यादा चांसेस यही हैं, तो फिर उसके लिए एक्सरेज होते हैं, और वो एक्सरेज वेट बेयरिंग कराते हैं हम लोग। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ नी की, तो नी में आपको स्टैंडिंग एक्सरेज चाहिए होते हैं, ताकि हम देखेंगे एक जॉइंट में गैप कितना रह गया है। तो सरफेस जो आपने कहा कि कैसे हमें पता चलता है, तो जो गैप है वो कम हो जाता है, दोनों हड्डियों के दरमियान में गैप कम हो जाएगा, ये फीमर और टिबिया दोनों के दरमियान में कम हो जाएगा, तो डिक्रीज जॉइंट स्पेस होती है। जो कार्टिलेज है, कुरकुरी हड्डी, उसके बिल्कुल नीचे की जो बोन होती है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाती है, और नई हड्डी जब हड्डी के साथ टकराती है तो बॉडी रिएक्ट करती है और नई हड्डी बननी शुरू हो जाती है। मतलब आपको एक छोटे छोटे स्टोन्स पत्थर से नज़र आएंगे, उसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। एक तीसरी ये चीज़ हो गई। फिर बोन के अंदर कैविटीज़ छोटी छोटी बननी शुरू हो जाती हैं, जिनको सिस्ट कहते हैं, और वो भी जॉइंट सरफेस के बिल्कुल नीचे, उसको सबकॉन्ड्रल सिस्ट कहते हैं। तो अगर आपको एक्सरेज में एपी सामने से स्टैंडिंग में, लेटरल साइड से, और एक स्काईलाइन व्यू होता है जिसमें हम नी कैप को देखते हैं। जिस तरह ये जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के लिए और स्क्वाटिंग के लिए।
तो इस जॉइंट को भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि एट टाइम्स ऐसे होता है कि फीमर और टिबिया जो ऊपर वाले ये हड्डियों वाले जोड़ हैं ये ठीक होते हैं या रिलेटिवली इतने ख़राब नहीं होते, लेकिन जो पेटेलोफेमोरल जॉइंट है, नी कैप वाला जॉइंट, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसके लिए देखने के लिए हम स्काईलाइन व्यू कराते हैं, तो इसमें भी ये चीज़ें देखते हैं सारी की सारी। तो ये 4-5 चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर हम बीमारी को ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1 2 3 जैसा कैंसर में हम ग्रेड्स बनाते हैं उसी तरह इसमें भी ग्रेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी ग्रेड ग्रेड 1 इब्तदाई स्टेज होगी जी, ग्रेड 2 से निस्बतन शदीद, और ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जो है वो बहुत ही शदीद जी नौइयत ज़्यादा की हो होगी। जाती हैं और इसमें ज़रूरी है कि एक्सरे जो घुटने का करवाना है वो आपने खड़े होकर करवाना है जी। जो एपी क्योंकि अगर लेट के आप करवाएंगे तो वो वजन नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो एक फॉल्स पिक्चर देगा। जी, ट्रू पिक्चर नहीं आएगी। अच्छा, और उसमें गैप कम हो जाता है उसके अंदर। जी, गैप कम। अच्छा, आपसे यहाँ पर बड़ी एक दिलचस्प बात शेयर करूँ कि हमारे नेबरहुड में एक मरीज़ ने इसी तरीके से घुटने का एक्सरे करवाया और वो गैप ज़्यादा देखकर परेशान हो गए थे कि डॉक्टर साहब ये देखें कितना गैप बढ़ गया है। तो मैंने आपके वाली उन्हें बात बताई, मैंने कहा भाई गैप अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपके कार्टिलेज ठीक है। ये जब जितना कम होगा, आप समझ रहे हैं कि वो फ़ायदेमंद होगा, वो उतना नुकसानदेह होता है अगर गैप कम हो जाए दो हड्डियों में। गैप मीन कुशन। एग्जैक्टली, The more the कुशन better. होता है। कुशन अगर आपका कंप्रेस हो गया, जैसा फोम नया गद्दा आप लेकर हैं तो कितना वो थिक होता है, लेकिन जब वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाएगा तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं इसके तरीक़ा इलाज की तरफ। आपने सारे टेस्ट भी करवा लिए, क्लिनिकली भी एवेलुएट कर लिया, उसकी हिस्ट्री भी ले ली, कंफर्म हो गया जी मरीज़ को ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तरीक़ा इलाज क्या है? तरीका इलाज डिपेंड करता है मरीज़ की स्टेज पे, बीमारी की स्टेज क्या है उसके हम हिसाब स्टेज वाइज से। देख लेते हैं कि स्टेज 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में और 4 में फिर क्या होगा। हमेशा जब अर्ली स्टेज पे आता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आप जो दर्द की दवाइयाँ हैं सोजिश की वो देते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा दर्द की दवाई आपको नहीं खानी चाहिए, और अगर 72 घंटे के अंदर अंदर जो दवाई आप खा रहे हैं वो आपको असर करना शुरू कर गई है तो इसका मतलब वो ठीक है। अदरवाइज़ आप अपने मालिश से मशवरा करें और दवाई को चेंज कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दवाई हर एक को काम करे, और अगर काम कर रही है तो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपने नहीं लेनी, क्योंकि हर दवाई जो आप खाते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट है। उससे या गुर्दों से क्लियर होना है या जिगर से क्लियर होना है और उसका नुकसान करेगी। कुछ मरीज़ ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब हम दवाई खा रहे हैं और हम ठीक हैं और हमें और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है, और वो सालों दवाई खाते रहते हैं, विच इज़ रॉन्ग। तो पहली चीज़ होगी दवाई, इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइजेज बतानी होती हैं, स्ट्रेचेस बताने होते हैं, क्योंकि जब आपके जोड़ में सोजिश शुरू होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है, तो आपका जोड़ बिहेवियर चेंज करता है। वो कुछ पोजीशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है जो पोजीशंस उसके लिए इजी होती हैं। जिस तरह नी को अगर आप या हिप को अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो वो फ्लेक्स होना शुरू हो जाता है, वो बंद होना शुरू हो जाता है, तो उसमें मरीज़ कंफर्टेबल होता है। लेकिन विद टाइम वो फिक्स हो जाएगा फ्लेक्शन के अंदर। जब वो फिक्स हो जाएगा फ्लेक्शन के अंदर तो वो सीधा नहीं हो पाएगा, और अगर वो सीधा नहीं हो पाएगा तो फिर आप कैसे चलेंगे? टेढ़े घुटनों के साथ आप कितना चल सकते हैं? कोई भी नहीं चल सकता। तो इसलिए आपको मरीज़ को स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट है जो हर जोड़ की होती है। तो आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए और पूरा स्किन कांटेक्ट तक बेंड होना चाहिए। अगर आप 2 हफ्ते की दवाई ले रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं और आपकी इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गई है, एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं और आप अपने रूटीन के काम भी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपने डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और आप दवाई छोड़ते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, नो मैटर व्हाट योर That's not स्टेज, working for you. दैट इज़ नॉट फॉर यू। And you need to consult the orthopedic surgeon again. Probably you need something more in addition to this. Exactly. तो दैट इज़ हाउ इट इज़। फिर अगले जो स्टेज है वो उसमें सर इंजेक्शंस आते हैं, कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस आते हैं। उसमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो हैं स्टीरॉइड्स इज़ वेरी वेरी आई वुड से फेवरेट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। Oh yes. ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मीन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। Exactly. तो द रीज़न इज़ कि उसका इफेक्ट फ़ौरन होता है। पेशेंट बिलीव्स यू नो कि देयर इज़ अ मैजिक। There's a magic. Yes. Overnightly ना मेरे घुटने दर्द खत्म हो गया। बस तो उसमें उसके 2 उसके फंक्शन होते हैं। एक तो वो सोजिश को कम करता है, उसकी वजह से मरीज़ सिम्टोमेटिकली बहुत बेहतर महसूस करता है, बट प्रॉब्लम इज़ कि वो कार्टिलेज को थोड़ा बहुत खाता भी है, अच्छा। कॉन्ड्रोलाइटिक भी है। तो 3-4 महीने तक मैक्सिमम आप बेहतर फील करते हैं, बट यू नो फिर आपको यानी कि एक इंजेक्शन घुटने में जो लगता है वो 3 से 4 माह उसका असर रहता है। जी जी, तो फिर आपको दोबारा से दर्द होता है।
और अनफॉर्चुनेटली जब दोबारा से दर्द होता है तो पहले से ज़्यादा होता है। तो इसलिए आई वोंट रिकमेंड दैट। ये स्टीरॉयड का इंजेक्शन मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ऐसे मरीज़ों को लगना चाहिए जिनको आप और कोई कुछ ना कर सकें, जिनको सिर्फ कंफर्ट चाहिए हो और जो बेड टू चेयर मोबिलाइज होना चाहते हो, जो अपने कमरे में बहुत एल्डरली हैं जिसमें और कोई ऑप्शन मोडेलिटीज़ नहीं काम कर सकती Exactly. तो उनको हम फौरी रिलीफ के लिए दे सकते हैं। जी जी। दूसरा आता है इसमें हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड में अब हाईली क्रॉस लिंक भी आ गए हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। तो हमारे जिस्म का हिस्सा भी है ना डॉक्टर साहब, हाइलुरोनिक एसिड तो हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। जी, वो ग्रेड स्टेज 1 और 2 में अच्छे रिजल्ट्स हैं। फिर पीआरपी है और हाइलुरोनिक एसिड और पीआरपी का कॉम्बिनेशन भी है। तो ये इंजेक्शंस की हमारे पास वैरायटी है, ये हम ऑफ़र कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब पीआरपी भी ज़रा एक्सप्लेन कर दें, हो सकता है पब्लिक समझ रही हो पीआरपी का इंजेक्शन लिखकर तो वो मेडिकल स्टोर पे चली जाए कि ना पीआरपी का इंजेक्शन दे दें, वो ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि पीआरपी होता क्या है। नहीं, हमारी हमारे पब्लिक को इतना पता नहीं ना होता। नहीं, मेरा ख्याल है हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है। पीआरपी इज़ अ वेरी पॉपुलर मोडालिटी एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड इन वेरियस स्पेशलिटीज़। और ऑर्थोपेडिक सर्जन भी उसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाते हैं और आपका जो प्लाज्मा है वो ऊपर हो जाता है और आरबीसी नीचे बैठ जाते हैं, तो उसमें दैट हैज़ गॉट हीलिंग पोटेंशियल, तो वो हम लगाते हैं, तो उसकी वजह से बेहतर होता है। सादा अल्फाज में दवाई नहीं है, हमारे अपने खून से ही कुछ पोर्शन लेकर हम जोड़ों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जी जी, बट यू नो इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए, स्पेशलाइज्ड सेंटर चाहिए, क्योंकि देखें जॉइंट में जब आप इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो एक इन्फेक्शन का रिस्क है। इट इज़ अ मेजर जॉइंट। और एसेप्टिक मेजर्स नहीं लिए गए जी, तो खुदा ना खास्ता एक मुसीबत को ठीक करने के लिए उससे बड़ी मुसीबत को आप दावत दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप हर जगह से ये करा लें, तो आप बेहतर जगह से कराएं तो बेहतर है, मेरा ख्याल है। और उसके अलावा डॉक्टर साहब ये सोशल मीडिया पे आजकल कुछ मैं देख रहा था कि एक वो ओजोन गैस फिल कर देते हैं जी, अब वो बड़े टॉल क्लेम्स उसके ऊपर आ रहे हैं। मैंने रिसर्च की, मुझे तो ना एफडीए की तरफ से कोई इसकी अप्रूवल मिली, जी तो इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आजकल सोशल मीडिया भी बहुत इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के फॉल्स क्लेम्स जो है ना उनको बड़ी जल्दी बाय कर लेते हैं कि जनाब ये तो गैस भरनी है और जोड़ मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा। वेल सर, इसमें ओजोन इज़ नॉट यू नो pushed by, not approved by major international guidelines or systems, so we don't use it. और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ आपकी बॉडी जो है वो बहुत कीमती असासा है, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स ना कीजिए। जो अप्रूव्ड हो और अच्छे हॉस्पिटल्स में हो रहा हो, मोडालिटीज़ ट्रीटमेंट की अवेलेबल हो, आप सिर्फ वो कीजिए। बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी मैजिक्स पे बिलीव करती है, वो चाहते हैं कोई शॉर्टकट्स हो जाएं, आसान हल हो जाए, और ऐसा नहीं होने लगा। आपको एक हर चीज़ का एक सिस्टम है, आपको उस सिस्टम में अपने आप को डालना पड़ेगा और उसी सिस्टम के थ्रू ही आप को इंशाल्लाह हेल्प भी मिल जाएगी। आप इस तरह की चीज़ों पे अपने पैसे और ना बर्बाद कीजिए जो कि किसी भी दुनिया के अच्छे सेंटर में नहीं हो रही। अगर वो इतनी अच्छी होती तो यकीनन हो रही होती ना, सेफ होती तो यकीनन हो रही होती। एफडीए ने तो सर उसको टॉक्सिक डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये खतरनाक है जिस्म के लिए। जी, तो आई वॉन्ट रिकमेंड दैट, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर सुमैर की गुफ्तगू सुनी। ये जो बड़ा पॉपुलर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि जनाब ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों के अंदर जनाब गैस भर के तो आपके जोड़ जो हैं वो बिल्कुल 0 मीटर हो जाएंगे, बिल्कुल A1 हो जाएंगे, तो वो अभी तक साइंसी तौर पर साबित शुदा नहीं है। और दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसा अमेरिका है उसकी गवर्निंग बॉडी FDA है, यूरोप में यूरोपियन मेडिसिनल एवेल्यूएशन एजेंसी है, तो किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क ने उसको एंडोर्स नहीं किया हुआ। तो लिहाजा इस तरह के जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको क्लेम्स आते हैं कि जनाब ओजोन गैस से आप अपने जोड़ ठीक कर सकते हैं, तो उनके ऊपर बिल्कुल कान ना धरें। ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, फ़ायदा भी नहीं होगा और उल्टा नुकसान भी हो सकता है आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम आ जाते हैं स्टेज, आपने बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह एक्सप्लेन किया कि स्टेज 1-2 में हम आमतौर पर अद्वियात के ज़रिए या जोड़ों के अंदर इंजेक्शन जो कि स्टीरॉयड या हाइलुरोनिक एसिड या PRP, तीसरी कैटेगरी ये भी है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव रहते हैं जी। अब एंड स्टेज की हम बात करते हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4 कि जिसमें ये तमाम जो तरीका इलाज हैं वो कारगर नहीं है, ना दवाइयाँ काम कर रही हैं, ना जोड़ों के इंजेक्शन काम कर रहे हैं। अब उस मरीज़ के पास क्या रास्ता है? देखें, जब एडवांस स्टेज आती है तो जोड़ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं ना,
जोड़ टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको बताया कि तो वो फ्लेक्स होना शुरू हो जाएगा और दूसरा वो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा। अंदर की तरफ इसलिए मुड़ना शुरू हो जाता है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है वो जॉइंट के अंदर वाली सरफेस है वहाँ से गुजरता हुआ नीचे एंकल तक जाता है, नी जॉइंट के। तो अंदर वाली जो सरफेस होती है वो ज़्यादा तेज़ी से और अर्ली मुतासिर होना शुरू हो जाती है, उसका गैप ख़त्म हो जाता है और जोड़ मुड़ना शुरू हो जाता है। तो इसको अब ठीक करने के लिए अब आपका जोड़ के अंदर डिफॉर्मिटी आ गई है ना, तो दुनिया की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस डिफॉर्मिटी को रिवर्स कर सके। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने जोड़ की जो मैकेनिक्स है जो पहले वाली थी नॉर्मल, आप उसको रिस्टोर सर्जरी के थ्रू रिस्टोर कर लें। ओके। तो उसके लिए हम ऑस्टियोटमीज़ का एक ऑप्शन होता है कि आप बोन को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद सीधा करके फिक्स करते हैं और मैकेनिक्स को रिस्टोर करते हैं और इट इज़ बिलीव्ड कि वो कार्टिलेज जो है वो दोबारा से आनी शुरू हो जाती है और जॉइंट की मोबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसमें वो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में आप सर्फेसिस को इट इज़ कॉल्ड टोटल नी रिप्लेसमेंट बट इट इज़ नॉट द टोटल जॉइंट इज बीइंग रिप्लेस्ड। These are the surfaces। यही होता है कि पूरे का पूरा जॉइंट वो बाहर निकाल के वो रख देंगे और उसकी जगह मेटालिक से पूरा जॉइंट नया डल जाएगा। हाँ, दीज आर द सर्फेसेस यू नो विच आर बीइंग शेव्ड एंड यू नो उसमें फिर हम इम्प्लांट डालते हैं, सर्फेसिस को रिस्टोर करते हैं, सर्फेसिस को रिप्लेस करते हैं। और जो कार्टिलेज होती है उसके दरमियान में हम पॉलीइथिलीन जो है ना हाईली क्रॉस लिंक प्लास्टिक होता है which has a very good life of like 25 to 30 years at least। you know, yeah 25-30 साल। तो और आपकी मैकेनिक्स भी रिस्टोर हो जाती है, आपका अलाइनमेंट भी ठीक हो जाती है और आपकी जो दर्द है वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन आई बिलीव। तो आपने जो कुदरती जो कार्टिलेज थी उसको रिप्लेस कर दिया इन अदर वर्ड्स इसके अंदर। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब के साथ TKR के ऊपर अभी मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शन से जो हमारे अवामुन्नास के जहन में पहली चीज़ आती है कि इन्फेक्शन किसकी होगी जी। नाक की इन्फेक्शन हो जाएगी, सांस की नालियों की इन्फेक्शन होगी, मैदे की इन्फेक्शन है, फेफड़ों की इन्फेक्शन है, आंतों की इन्फेक्शन है। आमतौर पर पब्लिक समझती है इन्हीं अज़ा की इन्फेक्शन हो जाती है। आँख में इन्फेक्शन हो गई तो चलें जी आई ड्रॉप्स डाले ठीक हो गई। हड्डियाँ तो हमारे जिस्म के अंदर बड़ी गहराई के अंदर पाई जाती हैं, नज़र भी नहीं आ रही। जोड़ भी इसी तरह ही है, ऊपर इतनी मोटी सबकुटेनियस टिश्यू होता है, फिर उसके ऊपर जनाब स्किन का इतना मोटा खौल होता है, वहाँ तक इन्फेक्शन या जरासीम कैसे पहुँच जाता है वो ज़रा बताइएगा। देखिए, जो हड्डियों और जोड़ों की इन्फेक्शन है वो बहुत सीरियस एक प्रॉब्लम है। ओके, इट्स एक्सट्रीमली सीरियस प्रॉब्लम। तो जोड़ों का जो इन्फेक्शन है वो तो इट्स लाइक एन एमरजेंसी। सेप्टिक आर्थराइटिस इज एन ऑर्थोपेडिक, इट इज़ अ सर्जिकल एमरजेंसी। ओह माय गुडनेस। सेप्टिक आर्थराइटिस सर्जिकल एमरजेंसी। कोई ऐसी चीज़ जो मैं चाहूँगा कि अगले दिन की लिस्ट पे ना जाए वो सेप्टिक आर्थराइटिस हो। सबसे प्रायोरिटी पे आप उसको रखेंगे? सबसे प्रायोरिटी पे सेप्टिक आर्थराइटिस। तो रीज़न इज़ कि अब जोड़ में अगर जरासीम चला गया है तो वो कार्टिलेज को खाना शुरू कर देता है और यूजुअली ये बहुत यंग लॉट होती है पेशेंट्स की, 16, 17, 18, 19, 20 साल के पेशेंट्स। सारी ज़िंदगी मरीज़ की आगे पड़ी है। तो अगर उनकी कार्टिलेज खा ली गई तो वो रिप्लेस नहीं हो सकती, वो दोबारा नहीं आ सकती। तो एमरजेंसी में जाके आपने उसको वॉश करना होता है, उसको धोना होता है, कल्चर्स लेने होते हैं, बायोप्सी करनी होती है और अगर आपकी तसल्ली नहीं होती तो आप एक दफ़ा फिर भी कर लें। बट यू नो द प्रॉब्लम इज़ कि इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस एमरजेंसी। आपने कहा कि हड्डियों में, और हड्डियों का जो होता है उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। उसका जो ब्रॉडली में अगर आसान लफ्ज़ों में बता दूं तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है और क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है। मैं समझा देता हूँ आपको। देखें, आपको कहाँ से इन्फेक्शन आएगी। आपके सोर थ्रोट हुआ, आपको गले में दर्द हुआ, बच्चे होते हैं यूजुअली जो ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो बच्चे पेशेंट्स हैं वो यूजुअली बच्चे हैं। सोर थ्रोट हुआ, वहाँ पे जरासीम डेवलप होना शुरू हो गए, बच्चे को लेके वो जीपी के पास गए, उन्होंने दवाइयाँ दे दी। अब वो दवाइयाँ माँ बाप ने नहीं ली,
या वो उस बग के मुताबिक, उस जरासीम के मुताबिक नहीं थी, ट्रीट नहीं हो सकी, वहाँ से जरासीम ब्लड में चला जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम से जाके हड्डियों को भी तो ग्रोथ के लिए खून चाहिए ना, हर जगह पर खून पहुंचता है, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी के थ्रू वो अंदर चला जाएगा और वहाँ पे वो आराम से, जिस तरह आपने कहा कि वो डीप है, तो वो आराम से अपना घर बना लेगा और ग्रोथ करना शुरू कर देगा। अब बच्चा इरिटेबल हो जाएगा, उसको खाना पीना बंद कर देगा, वो लेग या हाथ जहाँ पे भी उसको ये प्रॉब्लम होगी, उसको मूवमेंट उसकी कम कर देगा, थोड़ी सी सूजन हो जाएगी, थोड़ी सी सुर्खी हो जाएगी, फीवर हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि बच्चे को इन एडिशन टू दिस सोर थ्रोट कोई और भी प्रॉब्लम है। इसी तरीके से जोड़ में भी हो जाता है। तो आपने फ़ौरन, एमरजेंसी है ये, फ़ौरन इसको आपने, बच्चे को आपने डॉक्टर को दिखाना है। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ना करे, क्योंकि ये जो सेप्टिक आर्थराइटिस है इसका सर्जिकल, इट्स अ सर्जिकल एमरजेंसी। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये मेडिसिन से ट्रीट हो सकता है। आप डॉक्टर साहब आपको वेरियस टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि बच्चे को अल्लाह ना करे इन्फेक्शन है, वो आपको दवाई दे देंगे। दवाई से एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस ठीक होने के चांसेस हैं। अगर आपने उसको इग्नोर किया, अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का मतलब ये है कि वो वहाँ पे जरासीम ग्रो करना शुरू, घर बनाएगा, उसके बाद वो हड्डी को पंचर करेगा, हड्डी को पंचर करके वो मसल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू बाहर पस निकलनी शुरू हो जाएगी। अब अंदर एक डेड पीस भी पड़ा होगा बोन का। अब वो जो डेड पीस बोन का है, आप दवाई देंगे, वो सब जगह पे दवाई जाएगी, लेकिन उस डेड पीस तक दवाई नहीं जा सकती। अब उसका साइनस भी बना हुआ है, डेड पीस भी बना हुआ है, और हड्डी एक रिएक्शन भी दे रही है, उसको हम एक्सरेज पे देख के इन्वॉल्वक्रम कहते हैं, और पस भी बनी हुई है, पस भी बनी हुई है। अब देयर इज़ नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, देयर इज़ अ सर्जिकल, ओनली अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो फिर आपको पेशेंट को ऑपरेट कर, और इसकी मॉर्बिडिटी भी ज़्यादा है। देखें, जितनी जल्दी आप ट्रीट कर लेते हैं उतनी ट्रीटमेंट की भी तो एक मॉर्बिडिटी है ना, एग्जैक्टली, वो कम होती है, और जितना आप लेट करते जाते हैं उतनी ही मॉर्बिडिटी ट्रीटमेंट की भी तो बढ़ती है, एग्जैक्टली, और आउटकम भी बढ़ता है, ख़राब होता है। एक अर्ली का आउटकम इज़ प्रोग्नोसिस गुड, बहुत बेहतर होगा, और लेट का जो प्रोग्नोसिस है वो बैड है। तो जरासीम बिल्कुल हड्डियों तक पहुंचते हैं। इट इज़ ये डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम, इट हैज़ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर तो बच्चों माजूरी हो गई ना डॉक्टर साहब, अगर Exactly. अनट्रीटेड रहा तो बेचारा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया। यूजुअली ये टांगों में होता है, अगर तो ग्रोथ प्लेट के साथ होता है, तो ग्रोथ प्लेट को भी ख़राब करता है, और जब ग्रोथ प्लेट को आपकी बच्चे की ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे, तो एक साइड उसकी नॉर्मल ग्रो करेगी और एक साइड एबनॉर्मल ग्रो करेगी, तो वो पूरी ज़िंदगी वो टांग छोटी भी रहेगी और डिफॉर्म भी रहेगी, और फिर उसके लिए बहुत कुछ बात कोई हल नहीं है फिर उसका, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रह गया जी। इट मीन्स कि इस तरह की कंडीशन है, तो फिर आपने फौरी तौर पर ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है, और एक एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से फ़ौरन इवैल्यूएशन करवा के फ़ौरन सर्जरी भी करवा लेनी है अगर ज़रूरत है तो। अगर एक्यूट ज़रूरत है ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी एट टाइम्स मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है, तो फिर उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ही है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का भी। लेकिन पहले आप मेडिकल देते हैं, और मेडिकल को फॉलो करते हैं, 72 घंटे के बाद रिस्पांस चेक करते हैं कि कैसा जा रहा है। अगर रिस्पांस ठीक है, वो रिस्पांस दो तरीके से होता है, एक क्लिनिकल होता है और एक बायोकेमिकल, मतलब आप उसकी जो ब्लड की प्रोफाइल है उसको भी देखते हैं और मरीज़ का मुआयना भी करते हैं, और दोनों को देखते हैं। दोनों ही में अगर इफ़ वी आर विनिंग द गेम वी कंटिन्यू, इफ़ वी आर लूजिंग द गेम देन वी चेंज द स्ट्रैटेजी। और सेप्टिक आर्थराइटिस में मरीज़ को जो जोड़ है उसमें सूजन होगी, बहुत इरिटेबल का मतलब ये है सर कि वो मरीज़ अपने घुटने को मूव करेगा तो उसकी चीखें निकल जाएगी, और हाई ग्रेड फीवर होगा, लिथार्जिक होगा, सोलन होगा। तो इट इज सेप्टिक आर्थराइटिस until proved otherwise. Patient needs to go to the OR. It needs immediate washout. हाँ, followed by antibiotic, fair enough. But at the moment, it is a surgical emergency. आप जोड़ को वॉश कीजिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। ये सूत्र रहेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो सबसे पहले आपने मेजर उसकी रिपेयर करवानी है, बाद में डेंटिंग पेंटिंग बाद में हो जाएगी जी, उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक मिसाल दी कि गले के बच्चे में इन्फेक्शन हुई है, यंग एज का एक एडल्ट है, उसमें बच्चे गले की इन्फेक्शन हो गई ना, जो कि बिगड़ के फैल के खून में गई, खून से हड्डियों में गई और सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया। हड्डियों की टीबी भी यही चीज़ है कि एक मरीज़ है जिसको फेफड़ों की टीबी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फेफड़ों की टीबी ज़रूरी हो कि, या ये टीबी का जरासीम जो है माइकोबैक्टीरियम, ये डायरेक्टली भी हड्डियों पे हमलावर हो सकता है?
देखिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ट्यूबरकुलोसिस मेरा ख्याल है बहुत common है, sir. कि We are the fourth largest burden right now. यस नेशनल डिजीज़ है। तो इतनी कॉमन ट्यूबरकुलोसिस बोन की नहीं है जितनी सेप्टिक आर्थराइटिस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होती। तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द बोन इज़ इन दिस कंट्री इज़ रिलेटिवली मोर कॉमन देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया से बहुत ज़्यादा है। यूजुअली ये आपकी स्पाइन को रीढ़ की अफेक्ट हड्डी करती मुतासिर है होगी। सबसे ज़्यादा, बाकी जोड़ों को भी करती है लेकिन सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी को करती है। इसमें लो बैक एक होता है, इसमें पेशेंट जो है ना वो लो ग्रेड फीवर होता है, इसमें मरीज़ लिथार्जिक होता है, फिटीग आउट होता है, आपको उसको बाकी जो टीबी की प्रॉब्लम नज़र आती हैं वो भी आपको उस मरीज़ में नज़र आएंगी। तो ट्रीटमेंट तो इस फर्स्ट लाइन इज़ देयर एटीटी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट ही है, इसका मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, और अल्लाह ना करे कोई एडवांस्ड हो जाए तो फिर स्पाइन सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है और फिर उसको फिक्स करते हैं। ओके, इसका मतलब बॉटम लाइन ये है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, Yes. लेकिन एंटीबायोटिक कवर भी लाजमी देना होता है। एंटीबायोटिक कवर आपको सब में चाहिए होगा, उसके लिए हम अपने जो इन्फेक्शस डिजीज़ के हमारे फ्रेंड्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं और उनकी हेल्प लेते हैं, सारी किस्म की, सेप्टिक आर्थराइटिस में भी, ट्यूबरकुलोसिस में भी, एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में भी, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में उनकी हेल्प लेते हैं और टारगेटेड एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि मरीज़ को वही दवाई दी जाए जो जिसका उसके पास जरासीम है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जो है वो चल रहा है, तो मैं चाहूँगा उस मुनासबत से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए कि एज एन आर्थोपेडिक सर्जन रमज़ान में ख़ास तौर पर कौन कौन से बोन और जॉइंट्स को इंजरीज़ आपके पास रिपोर्ट होती हैं? इंजरीज़ की आपने बात की, देखें रमज़ान में रमज़ान डजंट ब्रिंग इंजरीज इटसेल्फ, बट आपका खाना पीना कम होता है, आपका आपकी एनर्जी कम होती है, तो यू कैन हैव अ फॉल, स्पेशली जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं जिसमें बुज़ुर्ग हैं, अगर वो रोज़े रखते हैं तो उनको फॉल होता है, चक्कर आते हैं। शुगर के मरीज़ हैं, उनकी शुगर ऊपर नीचे होती है तो फिर उनको फॉल हो सकता है। तो दूसरा जो जनरली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जो हर एक को हो सकता है, आपको और मुझे भी हो सकता है, वो पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन होगी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हमारे जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, फिटीग हो सकती है, एनर्जी लेवल कम हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो इंजरी है वो प्री अफ्तार जो कैओस होता है सड़क पे, सड़कों के ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे क़यामत आ गई है। हाँ, उसकी वजह से। हालांकि हमारे दीन में सर इतनी गुंजाइश तो है कि अफ्तार मतलब मसनून तरीका तो ये है कि अफ्तार आप अपने टाइम पे करें जी, लेकिन लोग ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे खुदा ना खास्ता अगर वो 1 मिनट लेट हो गए तो रोज़ा वो जो है वो ख़राब हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो वो एक कैओस की वजह से एक आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक्सीडेंट्स तो का भी। मैं आपको ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सब नाजरीन को कि सड़क पे अगर अफ्तारी का सालन बजे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और क्या, आप सेफ्टी से पहुंच जाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली तो पानी से chaos रोज़ा ना खोल लें करें। जी। रमज़ान में तो इतना भाईचारा बड़ा होता है कि हर बंदा आपको ऑफर कर देता है एग्जैक्टली, इफ्तारी हमारी के टाइम सोसाइटी के में ऊपर। ये कोई बाकी प्रॉब्लम तफसीली अफ्तार जो है वो घर चल के कर लें। हाँ एग्जैक्टली, नहीं पूरी अफ्तार भी हमारे बड़े शहरों में तो बहुत ही अच्छा कल्चर है और इसमें हम लोग पूरी दुनिया में मशहूर हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल कैओस ना करें, आराम से गाड़ी को चलाएं, आराम से बाइक को चलाएं, आराम से साइकिल को चलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तसल्ली से घर पहुँच के आप अपनी अफ्तारी कर लीजिएगा, कैओस ना कीजिए प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, तरावी एक नफल इबादत है वैसे तो, ये किन लोगों को एज एन आर्थोपेडिक सर्जन आप रिकमेंड करते हैं कि नहीं पढ़नी चाहिए? क्योंकि 20 रकातें खड़े होकर पढ़ना, सारा वज़न आपका घुटनों पे, तो ये भी ज़रा बता दीजिएगा। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि आप ना पढ़ें, आप सब लोग पढ़ें। देखिए ज़िंदगी है मोबिलिटी का नाम, तो जो काम आप कर सकते हैं ना ईजीली, आपको ज़रूर करना चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी आपको बता देगी कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, बट डोंट चैलेंज योरसेल्फ। तो उसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस ये हैं कि आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ लें। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं खड़े होकर पढ़ता हूँ और मुझे घुटनों में दर्द होती है, मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो आप बैठ के पढ़ लें। आप ये कर सकते हैं कि आप 2 तरावी के बाद ब्रेक ले लें, स्ट्रेचेस कर लें, फिर दोबारा से जमात को ज्वाइन कर लें। पानी शानी का अपना ख्याल रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें, साथ में खजूरें शजूरें रख लें, खा लें, और ताकि आपको ब्रेक्स मिल जाएं। इसमें आपको ब्रेक भी मिल जाएगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आप दोबारा से पढ़ लेंगे। फिर भी आपको पेन हो रही है तो आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ लीजिए। तो जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए, लेकिन अपने आप को चैलेंज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। नाज़रीन, डॉक्टर सुमैर नसीम कुरैशी से बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई तमाम मौज़ूआत के ऊपर, जिसमें हमने आर्थराइटिस को डिस्कस किया,
फिर हड्डियों और जोड़ों की जो इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जो बड़ी एक सर्जिकल इमरजेंसी बन जाती है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। और आखिर में हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बहुत ही मुफीद जो मशवरे हैं लोगों को दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। This program is brought to you by Saigon Pharmaceuticals Private Limited.